मैं अतुल चौरसिया जी से पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है आप दलित और आदिवासी लोग अप्लाई नहीं करते हैं और इनको मौका ही नहीं मिलता है? आप क्या सोचते हो? बिकॉज यू आर ऑल्सो इन द मेन स्ट्रीम। मैं वही आपको इशारा जो कर रहा था कि लोग तो यूनिवर्सिटीज से निकल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है नौकरियों में। जो पढ़ के भी आ रहे हैं उनको मीडिया की नौकरियों में मौका नहीं मिल रहा है। उसके उसके पीछे बड़ी वजह है कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो उसी जो जो उनका एक इंटरेस्ट ग्रुप है उसमें वो किसी दूसरे की, किसी बाहरी की एंट्री नहीं चाहते। उसमें वो दलित आता है, उसमें वो ओबीसी आता है, उसमें वो एसटी जो ट्राइबल्स आते हैं, आदिवासी आते हैं। उनके लिए स्थितियां इसलिए वो बनाकर इस तरह के रखी गई हैं। आप ये देखिए कि यूएस में हम 1978 से डाइवर्सिटी बहुत महत्वपूर्ण मसला है आज की तारीख में। वहां पर मीडिया, सारे अखबारों ने वहां 1978 में डाइवर्सिटी रिपोर्ट जारी करना शुरू किया। कोई भी जाकर इंटरनेट पे उस डाइवर्सिटी रिपोर्ट को पढ़ सकता है आज की तारीख में। वहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी इसको शुरू किया है। मतलब ये सोशल अवेयरनेस का, सोसाइटी कितनी अवेयर है उसकी बात बताता है। और अब कुछ दिनों में हमने देखा कि हॉलीवुड डाइवर्सिटी रिपोर्ट जैसे अभी चीजें सामने आई हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है उसके एकदम उलट चीजें हैं। इस तरह की चीज को लेकर, जो डाइवर्सिटी का मसला है उसको लेकर इंडियन मीडिया में एकदम उल्टा एटीट्यूड है। वहां पर चोरी की जाती है, बहुत ही उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, छुपाने का अलग से काम होता है। मसलन जैसे हमने ही पिछली बार जो हमारी रिसर्च थी उसमें क्या निकल कर आया, उसमें ये दिखा कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने कोई कोऑपरेशन नहीं दिखाया, कोई इंफॉर्मेशन साझा नहीं की। मैनुअली जाके एक एक आदमी की इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ी, किसी से बात करनी पड़ी, किसी से कुछ करना पड़ा, तब जाकर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आई। तो इतना ज्यादा इंडियन मीडिया के अंदर जो एटीट्यूड है, उसका एटीट्यूड बहुत ही पूरी तरह से हम कहेंगे ओपेक है। ट्रांसपेरेंसी की कोई स्पेस नहीं है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूँ कि ये मसला केवल दलितों के, ओबीसीज के या जो आदिवासी हैं उनकी नौकरियों में आने का मसला है। ये उसके बाद और भी बहुत सारी लड़ाइयां हैं, क्योंकि ये अब जैसे उसके बाद एक चीज आती है कि अगर मान लीजिए ये अंडर प्रिविलेज्ड जो क्लासेस हैं ये आ भी गए तो क्या बदल जाएगा, कंटेंट में क्या चेंज हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण मसला, इस पर भी बात ध्यान देने की जरूरत है। उसमें कोई बड़ा बदलाव शायद नहीं है, क्योंकि मेन स्ट्रीम का जो नैरेटिव है, जो एक मुख्य धारा की बात होती है, जो उसका एक डिस्कोर्स है, उससे दाएं बाएं जाके शायद ही कोई एक दलित कोई एडिटर बन जाए तो वो बहुत कंटेंट के लेवल पर बदलाव कर सके, नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी वो बहुत जरूरी इसलिए है कि कम से कम उसके स्तर की सेंसिटिविटी आनी चाहिए। वो इंडियन मीडिया में बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आप वो आते हैं, अब वो बहुत सारे फैक्टर्स से निर्धारित होता है। वो फैक्टर ये है कि आप गए मीडिया में, आप मीडिया के अब वो हैं, आप सपोज कीजिए आप दलित एक एडिटर हो गया और वो जाता है तो होंडा जैसी किसी कंपनी, हुंडई जैसी किसी कंपनी के पास गया और उनसे वो विज्ञापन मांगने के लिए गया। उस कंपनी का सीधा सीधा मकसद ये है कि भाई आप जो दिखा रहे हैं, आपके यहाँ जो लोग आते हैं वो लोग हुंडई की कार चला भी सकते हैं, वो उसको अफोर्ड करते हैं या नहीं। तो कंटेंट उससे भी डिसाइड होता है। अब वहां पर टारगेट ग्रुप्स एग्जैक्टली। तो किसी एडिटर के आ जाने से कंटेंट में कोई बड़ा बदलाव हो जाए ये बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन ये एज अ मीडिया बहुत एक जागरूक समाज के नाते, एक सोसाइटी के नाते ये जिम्मेदारी है कि इन सब का रिप्रेजेंटेशन न्यूज रूम में हो। कंटेंट उसके हिसाब से बदलेगा, आज नहीं कल बदलेगा और 10 साल 20 साल 50 साल बाद बदलेगा। लेकिन अभी की जो जरूरत है उसमें उस डाइवर्सिटी की जरूरत है जिसकी बात हम देखते हैं अमेरिकन मीडिया, जिसका मैंने जिक्र किया। वो बेसिक चीजें अभी नहीं हो पा रही हैं इंडियन मीडिया में। ये सबसे बड़ा और इतनी बड़ी बाधा है वो कि आप सोचिए कि कितनी बड़ी समस्या है यहाँ पर। आप अपना धर्म बदल सकते हैं लेकिन अपनी जाति को बदलने का कोई सिस्टम नहीं है। तो ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं, इतनी बड़ी लड़ाई है जिसकी वजह से कोई बदलाव दिखता नहीं है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आज हम बात कर रहे हैं इस समय और कल अभी रामास्वामी पेरियार का जन्मदिन था, तो ऐसे मौके पर हम इस डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। उन्होंने किस तरह से कहा था कि ये जो पूरा सिस्टम है
जिसका जिक्र सूरज ने किया कि ब्राह्मण बनिया एक नेक्सस है जिसने पूरे उसको कब्जा कर रखा है। तो वो जो पॉलिटिक्स है बेसिकली उनके लिए क्या है, उनके लिए उनका जो वो रिलीजियस या जो ये हायरार्की है वो उस पॉलिटिक्स का हिस्सा है और वो उस पॉलिटिक्स में किसी को घुसने नहीं देना चाह रहा। ये बेसिक चीज। As I would like to come to Abdul Salam ji, and is the sir is audible? Sir, आप audible हो? He's dropped off. His internet is not working. Afrida, you can carry on with the panel though. Okay. So, is it? आप क्या सोचते हो? Is it dangerous for the this idea? Because the stories of the Dalits and Adivasis are also written by the upper caste. Do you think that if all voices are not heard, then it will be a threat to our democracy? मुझसे पूछ रही हैं आप? हाँ आपसे। अच्छा, मैं इसमें चाहूंगा कि थोड़ा सूरज से भी और मृदुला जी से भी की भी राय आए। हाँ, तो ठीक है। तो बस मैं एक लाइन इसमें कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मसला है कि दलितों का ही मसला नहीं है। न्यूज रूम में आप इसको देखेंगे तो महिलाओं के भी रिप्रेजेंटेशन को लेकर यही स्थिति आपको मिलेगी, मुसलमानों के लिए भी यही स्थिति मिलेगी, सबके लिए समस्या है न्यूज रूम में, वहां पर वो दिक्कत है। और ये एक और बड़ी बात है कि आजकल फिर भी थोड़ा कुछ हद तक महिलाएं आने लगी हैं, लेकिन फिर उसमें जब आप जाएंगे उसके माइक्रो उसमें जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो महिलाएं भी एक उसी क्लास से आ रही, वही बात कर। तो यही लोग हैं जो इस मुसलमानों के ही समस्याओं पर भी बात कर रहे हैं, वही लोग हैं जो औरतों की भी बात कर रहे हैं, वही लोग हैं जो दलितों और आदिवासियों की बात कर रहे हैं। इसमें अभी बंटवारा नहीं है, इसमें एक आपको डिसेंट्रलाइजेशन होना पड़ेगा, कुछ चीजें दूसरों के हाथ में जानी चाहिए। जिन्होंने एक बहुत कहावत है सब लोगों ने सुनी होगी हिंदी में कि जिसके पैर में बिवाई नहीं फटी हो उसको दूसरों का दर्द समझ में नहीं आता। तो वो जो दर्द है जब वो लोग लिखना शुरू करेंगे तो दूसरे नजरिए से लिखेंगे। अभी जो लिखने का नजरिया है वो एक दूसरा आदमी सामने वाले से एम्पैथी में सिंपैथी में दिखाता है। तो जब आंख के सामने पानी का वो हो तो धुंधली चीजें दिखती हैं, उसको हटाने पर जाके साफ साफ चीजें दिखेंगी। जो सामने वो साफ दिखने का जो तजुर्बा है वो वही दिखाएगा जिसने उसको झेला है, जिसने उसको उसका सामना किया, उसको फेस किया है। Okay, Dr. Suraj Yangre, are you here? Hello? Yeah. So, is it dangerous to our idea of democracy if all voices are not heard? And also, my question is now repeating that even the stories of the marginalized are written by the upper caste people. Why does it matter who tells our stories? I mean, representation is always a contested topic, and we cannot take for granted on the charitable bureaucracies of the people, the scriber who will then take a favor of writing. The people who had an opportunity to write ended up writing toxic texts like Manusmruti and gave us a shameful diktat for more than 2,500 years. So we know when a person who describes the narrative or writes something, they always fabricate, and they write in a way to retain their class structures. At the very basic, at the very basic sort of to draw a parallel, one can look at a man writing for women. I mean, there's no absolute no way, even though you might be a progressive male, even though you might be a progressive or radical male, that position doesn't grant you a permission, a license to even describe, write, or even initiate a process of a woman writing. And I think that's how it fundamentally matters. And we have to look at the practical examples. Whenever a Dalit protest happens for their civic rights or constitutional rights, just read at how, first of all, the headline is written, then look at the blurb, the way it is channeled. And then when you go through the piece, I mean, it's information. If somebody is filing a report, the report has to represent what happened, but
But if you look through it, there are several biases that reek from that article. Now, the person who is writing that might not have had those intent to be malicious or be a troublemaker, but it is just by the virtue of their status in the caste system that they were not sensitized to write a news in a way that would present the Dalit democratic practice as something to be proud of. If a Dalit is protesting, if they are having a dharna, or if they are organizing ceremonies to condemn patriarchy, casteism, and against the neoliberal capitalism, a media with a consensus of human-based ethics would celebrate it as a democratic charter, would write a news that our country has offered a space for so democratically radical and participative, not just sitting a mute and casting a vote once in every 5 years. So we know this. And then you have to look at how news stories are killed. I know my friends who work in media who tell me, they're city editors, if there is a news on a city level for big newspapers, they kill the news. They want to do something about this. And I've been telling my friends in the media, especially the editors, in the leading English language and as well as the vernacular. What is the reason behind it? What is the reason behind to kill the news? So of course, so this is literally a practical response my friend told, and this was like, this is not important enough, or currently we have to cover something else. And what was something else? Something else was relating to a drug story or something, the police busting a racket, as opposed to there is a college that is denying the scholarships or even encouraging the faculty to write. So these are basically constitutional values. The constitutional ethos is not paramount to these people. They are undemocratic and unconstitutional. Their primary identity is coming from their caste-based ownership of whatever they have come from, whatever they've achieved. And that's why they will stay loyal to that, as opposed to, and we know India is having a contradiction between the modern, progressive, liberal constitutionalism as opposed to ancient, retrograde, regressive form of Hinduism, which it comes in various forms, but prominent form is Brahman Banyaism. Okay, so how difficult was it for you to navigate the publication industry, and what do you think is required to break the glass ceiling? Afrida, thank you for asking that. I think you have to understand that I am still a person with a lot of elite status culturally and socially, because the kind of background I come from are the kind of backgrounds the editors would like to be in my position. So there is a certain reverence and there is a certain acknowledgement that you are a guy that I wish I could have been, at least in the status, at least in the organization, at the institute you operate in. So there is a natural acknowledgement to that. I didn't have to prove as much compared to, because my status provided that. Plus, me writing in English language, talking to them in their terms, I talk to them as equals. And if they are being bigots, I call them out on their face. It don't matter me. You must be Pandays or Mishras or whatnot. For me, I treat them on my level. And that for them, it's a new experience, because the Dalit talking to them on equal and sometimes shoving their own argument, into their own mouth. My God, that was not, prevalent, And I think through that background, I had to actually, even though with that status of me being a Harvard scholar, published author, and a public intellectual, I still had to convince them. And this is what I asked. I said Dalits and Adivasis are now 26% of India's population. They amount to more than 380 million people.
Let's digest that staggering number. 380 million. And we don't have even a daily that will report about our activities. And we can't do it because the Banya is invested in maintaining his capital. That's why the capital experience, unlike America, is not democratic in its nature. The Indian capital is a Banya or Brahmin capital. That's why wherever it will go, it will try to maintain the background of Brahmin and Banya status. So I asked my friends in the leading English language newspapers, give us one page every day. 26, a quarter population deserves one page representation at least, because we can't have. Or give us a magazine, a supplement in your English daily. We will edit, we will write stories about our experience, because you're missing out a lot. Right now, to go back to you, Afrida, what are the risks of dominant castes writing about us? Is A, they don't write. Two, when they write according to preserving their privilege. And even in their liberal progressivism, they are so funneled with casteism that they don't even realize why, because they have not undergone the training of how to be anti-casteist. They are a casteist, which is a different thing, which is a neutrality, which is something I will not judge. Anti-caste is a position you take to strive for a human dignity. And if your ink is not producing human dignity, not for the poor, and that's what I said, don't give your charity to us. To hell with your patronage. I ain't got no time. I don't have time for convincing you. We will do our own job very effectively. And I think, I think that's where to kind of conclude is to kind of look at this as an epochal struggle, and slowly but steadily, hopefully, we will try to break the ceiling. Okay, so coming back to Mrudula, have you ever felt that you needed to hide your caste identity as a journalist, and what advice would you give to those who have felt this way? I do like to say that I'm not, I have no journalism graduation, and my degree is MA B.Ed, and basically I'm a teacher. But after the institutional murder of Rohit Vemula, I skipped from teaching field, and I have joined an author text. So without any permit, we the people are working in Pathabhedam. So many in 1987 it started. All the editors, nobody will resign it. Those who died in that way, they will complete their service. The people, those who are working for the Dalits and Adivasis, all and all the about all the aborigines of the world, we are working there. And my team are all are non-Dalits, and I am only one Dalit in my editorial team. So it has its own welfare thoughts and its own way of thinking. That is why it's not a mainstream media. So I don't have any caste issues there. Hide my caste. And now we started the session here. I said that I opened my caste also here. I know that you the people, if I express my problems, if you hit my now you slapped me, now that I can say how how much pain I got. The person who is sitting near to you just can explain. She raised her hand and she slapped. Do you have any personal experience? I don't have any, because I'm so bold enough to open up my views, sharpen, and I will move judicially if any problem will come. That is why always I'm fighting, always I'm agitating, because I know that the progress of a community is the progress of women achieved, the Baba Sahib Ambedkar said. So that is my motivation. My PhD is my pain, my graduation is my sorrows, and my MPhil is my tension and worries. So I think that to open up the caste, then if you the people know, I know that
if I open up, this is the problem, then you think that if you are a humanitarian, then you can enter my heart. I think that it's a private sector, no media. There is no reservation, but in your mind, you can open a reservation corner there. No? Right. So I think that that's why I Yes, said yes. that my so many personal experience I am felting, I'm getting from Dalits itself, because in Dalits I don't like to blame others. First I blame Dalits itself. Dalits has subcaste system. Dominant Dalit Okay. patriarchy is there. The people, those who are patriarchal Dalits, they will hit other Dalits. First I am trying to the jeopardies of Dalits here, then only I will hit others. So Okay, I just want. I many think audio. problems I am facing. Okay, I have a one question. Is that from the community, Dalits and Adivasis? They haven't applied for the leadership position in the mainstream media, or they have been always ignored or sidelined by the people who are in leadership position or the owners of the particular organization? Questions to me now? Yes. Yeah, if you don't mind, please repeat the question again. Some murmuring came. Yeah. So I'm asking it, now we are talking about that how caste and community rules the Indians newsroom, and most of the leadership position belongs to the upper caste community. Yeah. My question to you is that is the Dalit or Adivasi people didn't ever applied for that particular leadership position, or they have applied, there is an example, and they have been ignored by the management or the owner of the particular channel? Because the problem is that it's a fully private sector, and the corporates and managements are controlling it, because you are a democratic person, but your team, the corporate is not democratic, no, then you can't do anything. It's not a single-centered one, but a team, no? So team has its own agenda. The media is globally marketing, and your team are rating and everything they will check. So the rating, we will be always the backside of the retina of corporates. That's the problem. And that's the problem here. So if we are applying, the management first check the satisfaction of the majority people, the privileged people's or the political pressures and everything they will know. The pain and sorrows of Dalits and Adivasis will come last, because they don't have land, they don't have wealth, they don't have any type of patriarchal wealth to show that if to show the name of a Dalit, it will increase the rating of that news. It's painful, I will say that, but you know that case happened, a brutal murder, rape happened. Yeah. We named it Nirbhaya. No, we named it Nirbhaya. And the brutal rape is in Malayalam film industry. One rape attempt happened. It's a victim, and I came to media several times to channelize this issue, and everybody said that never open up the name of the victim, hide the name. And the case of Jisha the Dalit, everybody used the name of Jisha. Know that? Okay, so we are running out of, Okay, yeah. So then a rape victim case, privileged girls caste will be hiding, and the Dalit caste will be opening up. But the case of the historical issue like Kallamala agitation, no Dalit lady's name is coming up. But in 1857, Jhansi Rani Lakshmi Bai's name is there. Why? It means caste privileges are there. Ours are riots, and others are freedom fight movement. Okay. Which will happen. My question to that language has also caste. I will come back to you. My question to Atulji, as we are running out of time, is that what has been the impact of PM Modi glamorization of the use of Hindi in popular discourse on Hindi media? Is it today cool to consume news in Hindi? हिंदी का एक बड़ा रीडरशिप है, एक बड़ा ऑडियंस है टेलीविजन पर, और जाहिर सी बात है कि जब पॉलिटिकल क्लास जिसको सपोर्ट करता है
तो उसको तो एक एडवांटेज मिल जाता है। तो आज की तारीख में हिंदी के साथ वो है, लेकिन ये आप एक साफ फैक्ट है कि इंग्लिश मीडिया और इंग्लिश लैंग्वेज का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका अपना एक अलग किस्म का एक एलिटिज्म है। वो एक उसकी जो अभिजात्य जिसको कहते हैं उसमें उसकी एक उपस्थिति है। आपने जो इससे पहले सवाल किया था उसका मैं छोटा सा जवाब देना चाह रहा हूँ, जो आपने मृदुला था कि जो नौकरियां हैं पर ऊपर के स्तर की, और वो आप ये समझिए कि नीचे के स्तर पे फिर भी एंट्री लेवल की जो नौकरियां हैं वो छोटी मोटी उसमें आपको मिल जाएंगे इस तरह के अंडर प्रिविलेज्ड क्लास के लोग, ST/SC और ये वो। लेकिन ऊपर के स्तर पर कम से कम हम लोगों ने भी 15-20 साल से देख रहे हैं मिनिस्ट्री में काम करते हुए, ये वो मिड लेवल की और टॉप लेवल की जितनी भी पोजीशंस हैं, ये नौकरियां सिर्फ और सिर्फ इनकी कोई ट्रांसपेरेंट कहीं ना तो कोई एडवर्टीजमेंट होती है, ना इसके लिए कोई कंपटीशन होता है, ना इसके लिए किसी तरह के क्वालिफिकेशन का एक कोई क्राइटेरिया तय है। ये प्योरली रिलेशंस पे, अपने नेटवर्क पे, वर्ड ऑफ माउथ, इस तरह से चलती हैं यहाँ पर। ओके, ये वही चीज है जिसका इशारा डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था कि वो जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो उसी में उन्हीं लोगों को खोजता है, अपने लोगों, ताकि फिर से बाहर से कोई उसमें एंट्री करके और उसको चोट न पहुंचाए उसको। okay. So my last question to everyone, and that how can we diversify our newsroom and what proactive steps can be taken? Start with Atul ji. दो चीजें हैं, 2-3 चीजें बस। एक तो ये है कि जो अवेयरनेस का लेवल, इसमें जो लोग काम कर रहे हैं लीडरशिप के पोजीशन पे इंडियन मीडिया में, उन लोगों को ही इस चीज के लिए अवेयर होना पड़ेगा। क्योंकि आज की तारीख में जो इंडियन मीडिया है, और मैं टेलीविजन के लिहाज से अगर बात करूं तो वो सारी बुराइयां उसमें हैं जो कि जिसके लिए हम सोशल रिफॉर्म्स और उसकी तरफ देखते हैं, चाहे वो पैट्रियार्की का मसला हो, चाहे वो सेक्सिज्म का मसला हो, एंटी वुमेन होने का मसला हो, कास्टिस्ट होने का मसला हो, कम्युनल होने का मसला हो। ये सारी चीजें आज के हमारे टेलीविजन मीडिया में, ये सारी दिक्कतें मौजूद हैं। अब दिक्कत इन सब चीजों की मौजूदगी में हो क्या रहा है, जो लोग वहां मौजूद हैं उनको इस लेवल पे सेंसिटिव करने की जरूरत है। अब वो सेंसिटिविटी, एक तो ये है कि बार बार किसी तरह का क्या उसमें सरकारी हस्तक्षेप होना चाहिए ताकि लोगों को उसके लिए मजबूर किया जाए कि ये कुछ चीजें करनी है, रिजर्वेशन जैसी चीजें हो सकती हैं, एक तो वो तरीका। दूसरा, अपने लेवल पे सेल्फ रेगुलेशन मीडिया में पूरी तरह से फेल रहा है। वो किसी मामले में अपने को सेल्फ रेगुलेट नहीं करता है, पूरी तरह से फेल रहा है। इसके बावजूद क्या इस तरह के रिजर्वेशन जैसे कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं जिससे कि इन सोसाइटीज को उसमें मौका मिले। दूसरा, आज की तारीख में हमें कम से कम जो मीडिया अपने स्तर पर कर सकता है, सपोज कि आप देखिए कि किस तरह के लोग आजकल टेलीविजन पे या एक्सपर्ट बन के आते हैं। मैं किसी एक का नाम लेने की बजाय कुछ इशारे में बताता हूं आपको कि वो पार्टियों के प्रवक्ता हैं, वो आके दूसरे धर्मों को गाली देंगे, दूसरे समुदायों को गाली देंगे, और ऐसी ऐसी बातें जो कि नॉर्मल बातचीत में एक्सेप्टेबल नहीं है, वो सारी बातें। तो ऐसी कोई बात कहने वाला यूएस मीडिया में या यूरोप के मीडिया में आप कल्पना नहीं कर सकते, यू कैन नॉट इमेजिन कि वो दोबारा से फिर मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ चूंकि वो पूरा कास्ट सिस्टम इतना इंट्रेंस्ड है पूरे मीडिया में कि वो आदमी उनका स्टार बन जाता है, वो रोज आके दूसरी कम्युनिटी को गाली देगा। आप सोच नहीं सकते आप कि CNN पे, BBC पे 5 घंटे के शो में, 10 घंटे के शो में कोई ब्लैक एंकर नहीं होगा, कुछ दूसरे उसके रिपोर्टर नहीं होंगे, ब्लैक रिपोर्टर नहीं होगा, एशियन एंकर नहीं होगा। यहाँ पर आपको एक ही कास्ट, एक ही तरह के चेहरे दिन भर, हफ्ते भर, महीने भर, सालों तक उन्हीं को दिखाया जाता है, वही लोग। तो ये जो डाइवर्सिटी की समस्या है, इन पे इस सेंसिटिविटी का अभाव है। ये अपने से कर सकता है कि हम ऐसे लोगों को नहीं आने दें, ऐसे कम्युनल लोगों को, ऐसे बाइगॉट जो धर्मांध हैं, कट्टर हैं, ऐसे लोगों को मौका नहीं देंगे। एक बार आपने ये लाइन पार की तो फिर आपके लिए मौके नहीं है।
ये हमें बनाना पड़ेगा, मतलब ये मीडिया को लाइन खींचने की जरूरत है। तो इस तरह की लाइंस जब तक नहीं खींची जाएंगी तब तक बहुत उम्मीद नहीं बनती। Okay, my last question to Dr. Suraj Yengri. Do you think that Indian newsroom has become much more polarized, and they are giving more importance to the caste, religion type of debate than on the real issues like economy and job loss and all these sectors? And and also you can add to that question the same question which I have asked it to Atulji, that we always talk about our problems, that we are being neglected and all, but what can be the solution? How can we diversify our newsroom, and what proactive steps need to be taken? If not electronic media, there are lots of digital medias also. What is your suggestion? Thank you, Afrida, for those two questions. To answer the first question is, we actually have to not think that, or the question to arise is not if Indian media has become more polarized, it has become more real. It was hiding under the facade of being a secular, being a English-speaking democratic person. It was giving the veritable characteristics of what is the finality on certain fact. And it was basically giving verdicts on the truth and falsity. Now, when you become such a responsible person, you become adjudicator of a society. So Indian media has not become more polarized now. It's just that the liberals are not getting space to articulate them as robust. And now there's only one outpost like NDTV, which relatively talks about upper caste, what I call oppressor caste liberalism through their own TV channels. And when does it become polarized is when the people in the position of power erstwhile feel that they are not any longer holding the leash of this chariot. And then they will make a hullabaloo about this is becoming a very divisive space and stuff like that. People like us, it was never space that one could hope for certain remedies. Right. It was a space that was laden, it was a cesspool of all of the unconstitutional and anti-human characteristics. On the question of how do we go about caste diversity, I think that goes with the question of that you asked about polarization. I think it is about the future of Indian media and journalism. The people who love this profession, the people who understand the value of this profession, who have held it as a sacrosanct in a supreme divine status, who thought that they can make a change, because younger people who went into journalism did not went into journalism only to get the limelight, but they went into the purpose. It was a purpose-oriented field. If there was a journalist in town, people would say that this guy is a guy with moral principles, because he is going to hold accountable, he's going to write articles. That very objective is at stake. Yes. If we don't remedy it by applying an anti-caste lens, we're gonna see the death of Indian journalism, and it will turn into, unfortunately, the cabaret of casteist, vicious people. And we don't want to produce that, because that basically is a representation of character. And so to do that, I asked the people who are having monies to invest in a Dalit-run enterprise. Now they will say, we don't know any Dalits, or we don't know any much of that. That's where you have to start the work. Start from ground up, train them, offer them. This is no accident that African American journalists, for example, the first journal that came out by Black people in America was in the 19th century. Okay. It was not that they just came out of that. There was a support system. So I think we need to have that. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you so much for
joining us. And this discussion is just the beginning. And let this conversation continue, and let's start making the first steps to bringing in the more diversity to our newsrooms so that our news remain free from the bias.